जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग अग्रवाल का सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों में हर सेट में एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर कोई भी सेट कर रहे हो आप लोग, राजीव का कर रहे हो या एचएम का कर रहे हो या एक्स का कर रहे हो, किसी का कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेट 2 नहीं देखना है, सेट बी के देखना है। तो हम लोग अग्रवाल के सेट 2 में बी के कर रहे हैं। आप लोग कोई भी सेट से इसको मिला सकते हो, ठीक है। बी के सेट होना चाहिए। आज दोस्तों हम लोग 2022 का ही सेट कर रहे हैं, तो हम लोग भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास ये लिखा गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखना है, हमें लिखना है कि उत्तर एक का इन्होंने कहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो यह बराबर हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी क्या है, यू बराबर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद प्रतिबिंब भी हमसे पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं क्या है, इसमें दर्पण है ना, तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि एफ यू माइनस में होता है। अवतल दर्पण में तीनों को माइनस लेते हैं, यू वी एफ तीनों को माइनस में लेते हैं। तो हमारे पास 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/20। माइनस का तरह प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि ये एफ माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे। इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो हमारे पास दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 1 और 1 2, 2 एकम 2, 2 2 सामान 20। तो v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा है कि प्रतिबिंब बनता है तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और दर्पण के पीछे बनता है। इसके बाद उत्तर नंबर 1 का कहा गया है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। हमने विचलन आपको पढ़ाया था, विचलन तरंग दैर्घ्य दोनों पढ़ा दिया। विचलन अगर अधिक हो तो तरंग दैर्घ्य कम होगा, तरंग दैर्घ्य अगर अधिक हो तो विचलन कम होता है, ये तो आपको पता है। तो विचलन सबसे अधिक लाल रंग और बैगनी रंग का विचलन नहीं, विचलन सबसे अधिक बैगनी और नीले रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अर्थात लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इसके बाद आपके पास इसका गा विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र में हम लोग, आपको पता है विद्युत जनित्र एक यंत्र है और इस यंत्र से जैसे आपका जनरेटर क्या है, एक यंत्र है। इसको जैसे ही चलाते हैं आप लोग, शादी विवाह में नहीं लाते हैं, जैसे ही इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही हर जगह लाइट वगैरह उत्पन्न हो जाती है और लाइट उत्पन्न हो जाता है और जो डीजल वगैरह चलाना है सब चला देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये क्या है, ये यंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है। तो मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद घा नंबर 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है। तो तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखो इसका 1 का घा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 1 का घा में 220 वोल्ट, यानी V का मान है 220, ठीक है। और 100 वाट, P का मान आपके पास है 100 वाट। तो तंतु का प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब हो गया R बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे पहले फार्मूला एक हम लोग जानते हैं, फार्मूला हमारे पास P बराबर होता है VI, ठीक। तो P बराबर P की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, P की जगह 100 लिखोगे, V की जगह 220 लिखोगे और I ये आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। तो ये जब इसके बटे में आ जाएगा तो ये आ जाएगा I बराबर 100/220। हम लोग ओम का नियम जानते हैं, हमें R चाहिए ना, ओम का नियम होता है V/I बराबर R।
V बटे I बराबर क्या होता है R। तो V के जगह आप लोग क्या लिखोगे 220, I के जगह क्या लिखोगे 100 बटे 220 बराबर R। ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो R बराबर हो जाएगा 220 इंटू 220 बटे 100, 1 2 1 2 0 कैंसिल, 22 22 का वर्ग होता है 484, तो 484 ओम। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो रहा है। ठीक, इसके बाद आपका दूसरे का अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है, उत्तर दूसरे का उत्तर दूसरे का अवतल दर्पण के उपयोग। इन्होंने अवतल दर्पण का उपयोग पूछा गया, तो अवतल दर्पण के इन्होंने दो उपयोग पूछा है। तो अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 1 हजामत करने में। अब ये हजामत क्या है? हजामत का मतलब है दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाते हैं हम लोग, तो दाढ़ी बनाने में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो जिससे कहीं कटट ना जाए, तो हम लोग दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, हजामत करने में। नंबर 2 डॉक्टर इसका प्रयोग करता है आंख नाक कान के इलाज में, क्योंकि कान के अंदर अगर कुछ हो गया, जिससे मान लो फोड़ा वगैरह कुछ हो गया या दाने वगैरह हो गए, तो डॉक्टर उसको क्या करता है अवतल दर्पण से देखता है, अवतल दर्पण लगा के, क्योंकि अवतल दर्पण का काम है प्रतिबिंब को बड़ा बड़ा दिखाना और उत्तल दर्पण का काम है प्रतिबिंब को छोटा दिखाना। तो दो उपयोग हो गए, हजामत करने में डॉक्टर इसका प्रयोग नाक कान आंख के उपचार करने में करता है। फिर दूसरे का खा, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का खा, हाँ, उत्तर दूसरे का खा, दूसरे का खा दीर्घ दृष्टि दोष। सबसे पहले हेडिंग डालोगे दीर्घ दृष्टि दोष, इसके बाद इसका निवारण भी पूछा गया है। फिर हेडिंग डालोगे आप लोग निवारण। तो ये लिखने के बाद तो दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर क्लियर पास गड़बड़, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर क्लियर पास गड़बड़। वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, दर्पण नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? दूर क्लियर पास गड़बड़, दूर दृष्टि दोष, लेंस उत्तल लेंस। इसके बाद आपके पास दूसरे का गा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। देखो दूसरे का गा, तो आप लिखोगे दूसरे का उत्तर दूसरे का गा। दूसरे के गा में ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, उत्तल लेंस वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। यह है इसकी मुख्य अक्ष, यह है प्रकाशिक केंद्र पर लंब, यहाँ प्रकाशिक केंद्र ले लिया हमने O, यहाँ पर प्रथम फोकस F1, यहाँ पर द्वितीय फोकस F2, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या C1, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या C2। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हम वस्तु रख रहे हैं, ये ध्रुव P1, ये ध्रुव P2, तो P1 और P2 के, P1 और F1 के बीच जब वस्तु रखते हैं तो वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है। एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, एक किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फिर द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और एक किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। इस प्रकार से एक किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो फिर सीधी निकल जाती है, और दोनों किरणें अपवर्तन, लेंस में अपवर्तन होता है, दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां बनता है प्रतिबिंब। तो ये दोनों जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो इसको हम लोग पीछे की ओर अगर खींच ले, इसे
अगर पीछे की ओर खींच ले तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, और इस प्रकार से ये बना प्रतिबिंब। वस्तु को हम लोगों ने ए और बी नाम दे दिया, ठीक है, ये लेंस हो गया, और इसका जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश। अब देखो इन्होंने कहा है उत्तल लेंस आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। तो ये वस्तु का साइज है और ये प्रतिबिंब का साइज है। वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज बड़ा है कि नहीं, विवर्धित हो गया, आवर्धित हो गया, ठीक है। इसके बाद वस्तु से ये बड़ा है लेकिन ये सीधा है। सीधा क्यों है? जहां वस्तु, जिधर वस्तु ऊपर की ओर वस्तु, ऊपर की ओर प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब सीधा है। लेकिन ये आभासी है कि वास्तविक है, तुम लोग कहेंगे आभासी है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है। इसके बाद दूसरे का गा के बाद तीसरे का का। 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी के संयोजन प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो देखो तीसरे का का, आप लिखोगे उत्तर तीसरे का हमने R1 बराबर हमने ले लिया 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम। इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम किस क्रम में जोड़ोगे? समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। इस फार्मूले में मान को रख देंगे 1/2, 1/3 और 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? वह पहाड़ा, वह टेबल जिसमें तीनों आ जाए पढ़ने पर। तो देखो 12 है, 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12, ठीक। अब इनको जोड़ो तो हो जाएगा 10 3 13, 13/12। आर को उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 12/13 ओम, ठीक। आर नहीं पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है, इन्होंने कहा है कि 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो प्रवाहित धारा तो B बराबर हो गया 24। जब भी हमसे अगर धारा VIR हो तो ओम का नियम लगाते हैं, तो यहां पर लगा देंगे ओम का नियम V/I बराबर R। V/I हमसे क्या पूछा जाए? तो I हमसे ये पूछ रहा है। तो V का मान हमारे पास क्या है? 24। I का मान नहीं पता। R का मान क्या है? 12/13। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये I एकम I, 13 दूनी 26, 26 एम्पियर। तो परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 26 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसके आगे से हम लोग रेस कर देते हैं, ठीक। देखो अब क्वेश्चन, अगर तीसरे का नहीं कर रहे हो तो इसका अथवा कर सकते हो आप लोग। तीसरे का अथवा भी दिया गया है। 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो तीसरे का अथवा एग्जाम में आप लोग कैसे लिखोगे? उत्तर तीसरे का अथवा। तीसरे का के अथवा में ये कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक, तो R बराबर 4 ओम, और प्रति सेकेंड का मतलब हो गया है T बराबर 1 सेकेंड, और 100 जूल ऊष्मा, तो W बराबर 100 जूल, ठीक। तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर इन्होंने ये कहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा यानी उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, अब W बराबर फार्मूला होता है, W बराबर I² RT। क्या होता है? W बराबर I² RT। यहाँ पर W का मान हमारे पास क्या है? 100, I का मान क्या है? 4, R का मान हमारे पास क्या है? नहीं पता, T का मान क्या है हमारे पास? 1। ये इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। R का मान 4 ही तो है, हाँ 4 है, तो इसके ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 100/4 का वर्ग।
तो R बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, एक बार फिर से समझ लो, फार्मूला यहाँ पर होता है आई स्क्वायर आर टी। हाँ, तो आई स्क्वायर, आई का मान नहीं है हमारे पास, आर का मान है, तो ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर बराबर 100/4, 25 चौको 100, अर्थात हम लोग कहेंगे आई बराबर 5 एम्पियर। आई बराबर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। अब हमारे पास वी आई आर है, ओम का नियम लगाएंगे, जब भी आई वी हो आर हो तो ओम का नियम कन्फर्म, तो V बटे आई बराबर आर। तो V का मान हमारे पास कितना है नहीं पता, I का मान कितना है 5, R का मान कितना है 4, 5 चौको 20, तो V बराबर 20 वोल्ट। और ये दोस्तों 20 वोल्ट के अनुसार ये हो गया वोल्ट, ठीक, यही वोल्ट। अब देखो चौथा नहीं, तीसरे का खा, तीसरे खा, तो अब लिखोगे उत्तर तीसरे का खा। तीसरे खा में प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, हेडिंग डाल करके लिखोगे प्रकाश, क्या लिखा उन्होंने, प्रकाश के परावर्तन। तो तुम लोग प्रकाश का परावर्तन, इन्होंने प्रकाश का परावर्तन क्या है ये नहीं पूछा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो जिस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आपको प्रकाश का परावर्तन तो भली भांति परिचित हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब, और ये आपका दर्पण। एक तो है नंबर 1, ध्यान रखना, नंबर 1 इसे कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। नंबर 1 क्या लिखोगे, आपतन को परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1 आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखोगे, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, बस खत्म। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, यही परावर्तन के 2 नियम हो गए। फिर इन्होंने कहा है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है, तो U बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु है। दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर यानी U बराबर B बराबर -20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या का मतलब हो गया R, हमसे ये पूछ रहा है। अब फार्मूला जानते हो आप लोग, F बराबर फार्मूला क्या होता है R/2, तो F चाहिए पहले F ज्ञात कर लो। तो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/F बराबर 1 माइनस का 10 नहीं माइनस का 20 और माइनस का 10, ठीक, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, दोनों का एलसीएम हो गया 20, ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। अब जब दोनों का एलसीएम 20 हो गया तो 20 एकम 20, 10 दूनी 20, ठीक, तो ये आ गया माइनस का 3/20। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको उल्टा करोगे तो वो भी उल्टा होगा। तो 1/F बराबर ये हो जाएगा 20/3 माइनस का। फार्मूला क्या होता है F बराबर R/2, तो माइनस का 20/3 बराबर ये हो जाएगा R/2। R/2 यहाँ पर हम लोग ध्यान देना, इन्होंने कहा आभासी प्रतिबिंब की बात कहा इन्होंने, तो ये नहीं कि V का मान प्लस लेंगे, V का मान माइनस ही लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना कि B का मान माइनस ही लेना होगा मैं, और ना ही हम लोग U का मान प्लस लेंगे, U का मान माइनस लेंगे, ये इसका गुलाम पहुंच जाएगा। तो R बराबर 20 दूनी 40/3 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया, या पॉइंट वाला लो, यही आंसर हो गया, या इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करोगे, पॉइंट में कन्वर्ट करने 3 का भाग लगा देना, ठीक, किसका भाग लगा दूंगा 3 का भाग लगा देना,
इसके बाद दो क्वेश्चन नंबर खा का अथवा। अगर हमें तीसरे खा नहीं करना है तो खा का अथवा करना है, तो अब लिखोगे उत्तर तीसरे का खा का अथवा। तीसरे खा का अथवा में कहा है एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। देखो इसमें कहा प्रिज्म, सबसे पहले प्रिज्म बनाते हैं। ये एक प्रिज्म है, नामकरण कर देते हैं PQR। चित्र में PQR एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण A है। प्रिज्म में यानी चित्र में PQR एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण क्या है, A है। जब इस पे श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं, जब श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और प्रिज्म कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो आपको पता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो हमें अभिलंब चाहिए, तो ये डाल दिया हमने इस पर एक अभिलंब। तो प्रकाश किरण इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगी, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगी। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण अपवर्तित किरण, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। और फिर से अब ये विरल माध्यम नहीं, ये सघन माध्यम है। सघन और विरल का मतलब जानते हो, गर्म माध्यम और ठंडा माध्यम। तो ये आपके पास सघन माध्यम है। सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण, अब विरल माध्यम में जा रही है। जब विरल माध्यम में जा रही है फिर से इसको चाहिए अभिलंब, तो ये डाल दिया हमने अभिलंब। ये क्या डाल दिया हमने, अभिलंब। अब यहां पर अभिलंब, ये अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण ये क्या है आपके पास, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ना आपतन कोण, तो आई, तो इसका नाम करो, इसको I1, इसको I2, इसको R1 और इसको R2 नाम दे दो। यहाँ पर प्रतिच्छेद नाम है, इसका नाम G दे दो, O दे दो, कुछ भी नाम दे दो। इसका नाम दे दो, काम करो, इसका नाम दे दो A, B, ठीक है, C, D, नामकरण कर दिया हमने E, F, ठीक। अब अगर ये प्रिज्म ना होता तो इस प्रकाश कण इस प्रकार से निकलता, तो यहाँ पर प्रिज्म ना होता तो प्रकाश कण इस प्रकार से निकलता, यहाँ पर प्रिज्म ना होता तो प्रकाश कण इधर से इस प्रकार से निकलता, ऐसा ही तो होता। तो इन्होंने ये कहा था कि आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर ये आपतन कोण और यहाँ पर विचलन कोण, तो हमने इसको डेल्टा1, इसको डेल्टा2 इससे दर्शा दिया, और ये आपका पास आपका एक चित्र बनके तैयार हो गया। चौथा में कह रहा है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए। तो विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत मोटर जो है हमने, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, और प्लस इसका जो लिंक है हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां पर इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया आपके लिए, इसको समझाया गया है किस प्रकार से विद्युत मोटर की कार्यविधि, पूरा सिद्धांत वगैरह अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में पूछा आता है, इसलिए इसका अलग से वीडियो बना के हमने डाल दिया है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर पिन कर दिया हमने। इसके अलावा हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमने उसी के साथ साथ पिन कर दिया है। दोनों क्वेश्चन को इस लिंक से जाकर आसानी से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका, तो पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म हो गया। फिजिक्स जो है वो आपका कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक। अब दोस्तों जो है आपका रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जय हिंद जय भारत। आपका कमेंट सेक्शन में आइए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नाइस लिख के जाइए, या आपको कुछ भी आपकी इच्छा हो, कोई भी पार्ट चाहिए, उस पार्ट को आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाओ, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतने को शॉर्ट करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।